साल 2030। जब विज्ञान अपने सबसे विकसित चरण में था और वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में अब तक की सबसे शक्तिशाली दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बना ली थी, तब बारी थी ब्रह्मांड के उन कोनों में झांकने की जहां आज तक असीम शांति के अलावा कोई भी नहीं झांक सका था। जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो कि न सिर्फ अंतरिक्ष की गहरी तस्वीरें लेने में माहिर था, बल्कि उन संकेतों को पकड़ने में भी सक्षम था जो लाखों प्रकाश वर्ष दूर से आ रहे थे। यह टेलीस्कोप इंसानी इतिहास की वो उपलब्धि थी जो आने वाले समय में इंसानों और इस धरती की कायापलट करने में सक्षम था। और 25 दिसंबर 2021 को फाइनली जब इस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया तो यह शायद ही कोई जानता था कि आज से 9 साल बाद यह एक ऐसे सिग्नल की खोज करेगा जो इंसानों के आज तक की खोज से परे होगी। दरअसल ये वर्ष 2030 था जब अपने रूटीन सर्विलांस के दौरान जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कुछ असामान्य खोज की। यह एक रहस्यमय संकेत था। यह कोई सामान्य रेडियो सिग्नल नहीं था, बल्कि इसकी संरचना कोडेड थी, जैसे किसी ने इसे विशेष रूप से भेजा हो। और जब इस पर शोध किया गया तो वैज्ञानिकों को पता चला कि यह मैथमेटिकल पैटर्न था जिसमें एक छुपा हुआ स्टार मैप मौजूद था। अर्थात इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा था जो अपनी उपस्थिति का संकेत हमें भेजने का प्रयास कर रहा था, जो यह चाह रहा था कि कोई इंटरस्टेलर प्रजाति उनके ग्रह पर पधारे। पर आखिर वो कौन था? क्या यह संकेत किसी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन से आया था? क्या वे हमसे संपर्क करना चाहते थे या यह कोई चेतावनी थी? और इन सब से भी बड़ा सवाल यह था कि क्या हमें इस संकेत का जवाब देना चाहिए या ऐसा करना हमारे लिए खतरे को न्योता देने जैसा था। और इसी सवाल के साथ शुरू होती है इस युग की सबसे बड़ी अंतरिक्ष यात्रा। एक बार फिर से आपका स्वागत है अंतरिक्ष रहस्य से भरे केएस ज्ञान चैनल द्वारा प्रस्तुत एक स्पेस डॉक्यूमेंट्री में, जिसका नाम है जर्नी टू एन इंटरस्टेलर प्लैनेट। एलियन से संपर्क। यह मुद्दा अब किसी साइंस फिक्शन मूवी की स्क्रिप्ट नहीं रहा, यह हकीकत बन चुका था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा पकड़े गए रहस्यमय संकेत की खबर आग की तरह फैल गई थी। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ और इन चीजों ने वैज्ञानिकों की नींद हराम कर दी थी। लेकिन हर कोई इतने उत्साहित नहीं था। दरअसल इस एलियन सिग्नल ने इस दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया था, जिसमें पहले पक्ष थे द सपोर्टर्स। ये वो लोग थे जो मानते थे कि हमें इस संकेत के स्रोत तक जाना चाहिए, उनसे संपर्क करना चाहिए और नए मित्र बनाने चाहिए। वैज्ञानिकों और एक्सप्लोरर्स का मानना था कि यह इतिहास का सबसे बड़ा मौका है, एक नई सभ्यता को जानने का, शायद इंसानियत के लिए नए आयाम खोलने का। इनका तर्क था, अगर वे हमसे संपर्क कर रहे हैं तो वे हमसे ज्यादा एडवांस नहीं होंगे, शायद वे मुसीबत में हों और हमसे मदद मांग रहे हों। अगर हम पीछे हटे तो इतिहास हमें कायर कहेगा। वहीं दूसरे थे द रेजिस्टेंस। ये वो लोग थे जिन्हें सब कुछ बहुत खतरनाक लग रहा था। उनका मानना था कि यह सिग्नल कोई जाल भी हो सकता है, क्या पता दूसरी सभ्यता इससे हजारों साल आगे हो।
और उनका इरादा दोस्ती नहीं बल्कि कब्जा करने का हो, क्योंकि आज तक उन्होंने सारे साई-फाई मूवी में यही कॉन्सेप्ट देख रखा था और इसलिए इनका तर्क था एलियन किसी और ग्रह पर छुट्टी मनाने नहीं बुला रहे हैं। अगर वे सच में इतने अच्छे होते तो खुद ही पृथ्वी पर आ जाते। क्या हम वाकई इतिहास में वह मूर्ख प्रजाति बनना चाहते हैं जो अपने ही विनाश को न्योता दे? और इन दो गुटों में बंटने के बाद पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। हर तरफ प्रदर्शन हुए। कुछ लोगों ने मीट द एलियंस के बैनर उठाए तो कुछ ने स्टे अवे फ्रॉम स्पेस के। पर दिन प्रतिदिन यह विवाद बढ़ते चला गया। वैज्ञानिकों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, धार्मिक समूहों की अपीलें, सरकारों की सीक्रेट मीटिंग्स, यह मामला अब गंभीर हो गया था और अब बारी थी कोई फैसला लेकर इस पूरे डिबेट को खत्म करने की, जिसको लेकर एक ऑनलाइन ग्लोबल वोटिंग का आयोजन हुआ। दरअसल जब विवाद बढ़ता गया तो संयुक्त राष्ट्र ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। पूरे विश्व में एक ऑनलाइन वोटिंग की व्यवस्था की गई और इसके जब नतीजे आए तो ये काफी चौंकाने वाले थे। दुनिया के 75% लोग सपोर्टर्स के पक्ष में थे, यानी कि वो ये चाहते थे कि इस संकेत के पीछे की सच्चाई का पता लगाया जाए। वहीं मात्र 25% लोग रेजिस्टेंस के पक्ष में थे, जिन्हें यह भयंकर खतरा लग रहा था। तो वोटिंग के अनुसार अब बारी थी इस सिग्नल की जांच पड़ताल करके आगे एक मिशन की शुरुआत करने की। पर यह आसान कभी भी नहीं होने वाला था। दुनिया ने वोटिंग कर दी थी। 75% लोगों ने समर्थन दिया था और इसलिए अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। लेकिन समर्थन देना आसान था, असल चुनौती अब शुरू होने वाली थी। दरअसल वैज्ञानिकों के अनुसार अगर यह कोई साधारण ग्रह होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन समस्या यह थी कि यह ग्रह हमारी आकाश गंगा के बाहर स्थित था, अर्थात यह इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद था और इसलिए यह इंसानियत का अब तक का सबसे बड़ा मिशन होने वाला था, जिसके लिए विश्व के कुछ बड़े बड़े स्पेस एजेंसियों को मिलाकर इस मिशन पर काम करना होता है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इतिहास में पहली बार 3 सबसे बड़े स्पेस एजेंसियों ने साथ काम करने का फैसला किया। इसरो, जो कि सबसे सस्ती और स्मार्ट स्पेस टेक्नोलॉजी इजाद करने में माहिर था। रोस्कोमोस, जिसे रफ और टफ स्पेस मिशन में मास्टरी हासिल थी, और नासा, जो दुनिया का सबसे उन्नत और विशाल स्पेस प्रोग्राम था। तीनों ने ही इस मिशन को सफल बनाने के लिए अपनी कमर कसने का फैसला लिया। पर इन सब के बावजूद अब सवाल यह था कि वहां पहुंचे कैसे, क्योंकि वर्तमान में जो दुनिया भर में रॉकेट्स थे वे बेकार थे। स्पेस एक्स के स्टारशिप बिल्कुल स्लो थे। नासा के आर्टेमिस रॉकेट मून तक तो ठीक थे, लेकिन दूसरी आकाश गंगा तक जाने में असक्षम थे। और भारत के पास भी ऐसा कोई सुपरसोनिक रॉकेट था ही नहीं। यानी कि अब हमें चाहिए था एक इंटरस्टेलर स्पेसशिप जो लाइट की स्पीड की आधी या पौनी गति से यात्रा करने में सक्षम हो। परिणाम स्वरूप सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर अब तक का सबसे तेज और एडवांस स्पेसक्राफ्ट बनाने की योजना बनाई और इसका नाम दिया गया इंटरस्टेलर अर्थ। इस स्पेसशिप की खूबियां कुछ इस प्रकार से थी। इसकी स्पीड प्रकाश की गति का 25% है, यानी अब तक के किसी भी स्पेसक्राफ्ट से हजारों गुना तेज होने वाला था। इसमें ईंधन फ्यूजन प्लस एंटी मैटर ड्राइव होने वाला था, क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी से काम नहीं चलने वाला था। वहीं ऊर्जा स्रोत डायसन स्वार्म टेक्नोलॉजी, सूरज से डायरेक्ट एनर्जी लेने वाला सिस्टम पर आधारित था और क्रू में वैज्ञानिक, सैन्य अधिकारी और खगोल शास्त्री मिलाकर कुछ 30 लोग होने वाले थे। तैयारी शुरू हुई और इसमें वैज्ञानिकों को लगातार एक के बाद एक असफलताओं का सामना करना पड़ा। इस स्पेसशिप का पहला इंजन टेस्ट फेल साबित हुआ, क्योंकि इस दौरान इंजन इतना गर्म हुआ कि पूरी लैब ही जल गई।
फिर वैज्ञानिकों ने इस पर मेहनत कर दूसरा इंजन टेस्ट किया, लेकिन यह भी आधा फेल साबित हुआ। और इसमें इंजन तो चला, लेकिन गजब का रेडिएशन निकला, जिससे आधे वैज्ञानिकों के बाल उड़ गए। और फिर इन दोनों ही फेलियर से सीखकर जब वैज्ञानिकों ने इस इंजन की तीसरी बार टेस्टिंग की, तब जाके उनका यह टेस्ट सफल हुआ और अब चीजें सही होने लगी। तकरीबन 6 महीनों की दिन रात मेहनत के बाद आखिरकार मिशन इंटरस्टेलर अर्थ तैयार था और अब बारी थी मिशन लॉन्च करने की। पर इससे पहले अब तक सबसे बड़ा सवाल था, कौन जाएगा इस मिशन पर। साधारण सी बात है, यह कोई चांद की ट्रिप नहीं थी और यह कोई मार्स मिशन भी नहीं था। यह इतिहास का सबसे बड़ा स्पेस मिशन था और यह वन वे ट्रिप भी हो सकती थी, यानी वापस आने की कोई गारंटी नहीं थी। और इसलिए क्रू का चयन भी इसमें काफी अहम भूमिका निभाने वाला था। तो सारी चीजों को ध्यान में रखकर क्रू का चयन किया गया और वे कुछ इस प्रकार थे। मिशन कमांडर थे कैप्टन आर्यन सिंह, जो भारत के सबसे युवा लेकिन सबसे जीनियस अंतरिक्ष यात्री थे। साइंटिफिक लीडर थे डॉक्टर एलिजाबेथ कार्टर, ये जो अमेरिका के एक्सोप्लैनेट स्पेशलिस्ट थे। इंजीनियरिंग हेड इगोर रोमानोव थे, जो रूस के मशीनरी और फ्यूजन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट थे। बायोलॉजिस्ट थे डॉक्टर ली वैन, जो चीन से आते थे और वे एलियन लाइफ के स्पेशलिस्ट थे। सिक्योरिटी टीम में 5 एक्स मिलिट्री ऑफिसर्स थे, क्योंकि पता नहीं वहां कौन कौन मिलेगा। क्रू के चुनाव होने के बाद लॉन्च डे की तारीख 10 जनवरी 2031 रखी गई और स्थान था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन डीप स्पेस लॉन्च पैड। इंटरस्टेलर अर्थ का इंजन दहाड़ा और रॉकेट प्रकाश की 25% गति से ब्रह्मांड में समा गया। धरती से लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी। क्रू के चेहरे पर रोमांच और घबराहट दोनों थी, क्योंकि अब तक इंसानों ने इतनी स्पीड से कभी यात्रा नहीं की थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला था। क्या वे सही जगह पहुंचेंगे? क्या यह यात्रा सच में सुरक्षित थी? क्या वह ग्रह वैसा था जैसा सोचा गया था? इन सारे सवालों के जवाब अब हमें मिलने वाले थे। इंटरस्टेलर अर्थ अब प्रकाश की 25% गति से यात्रा कर रहा था। इतिहास में पहली बार इंसान हमारी आकाश गंगा के बाहर जाने वाला था। लेकिन सफर सिर्फ रफ्तार से नहीं, बल्कि दिमाग और समझदारी से भी पूरा किया जाता है। समस्या यह थी, हम जा तो रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि वहां क्या मिलेगा। जहां एक ओर स्पेसक्राफ्ट अपनी यात्रा पर था, वहीं दूसरी ओर धरती पर वैज्ञानिकों की एक टीम इन संकेतों को और गहराइयों से समझने में लगी थी कि क्या ये संकेत मदद की गुहार थे, या क्या ये किसी सभ्यता की ओर से वेलकम मैसेज था, या फिर यह एक जाल था। संभावनाएं कुछ भी हो सकती थी। वैज्ञानिकों ने जितनी गहराई से सिग्नल को डिकोड किया, उतने ही अजीब नतीजे सामने आने लगे। दरअसल यह संकेत हमारी आकाशगंगा के बाहर एक अज्ञात स्टार सिस्टम से आया था, जिसकी अब तक किसी ने तलाश नहीं कर रखी थी। इस स्टार सिस्टम का सूर्य हमारे सूर्य से बड़ा और अधिक गर्म था। वही सिग्नल आने वाले ग्रह की स्थिति उस स्टार सिस्टम में 6वीं थी, लेकिन गोल्डीलॉक्स जोन में था, मतलब वहां जीवन पनप सकता था। वही वैज्ञानिकों को मिला यह सिग्नल केवल रेडियो वेव्स नहीं था, इसमें जटिल गणितीय संरचनाएं थी जो पूरी तरह से एक स्टार मैप को दर्शाती थी। मतलब यह गलती से नहीं भेजा गया था, इसे जानबूझकर सोच समझकर भेजा गया था। पर क्या यह संकेत दोस्ताना था? जैसे जैसे डेटा का विश्लेषण आगे बढ़ा, वैज्ञानिकों को कुछ अजीब और परेशान करने वाली बातें पता चली। ये संकेत हर 3 महीने में रिपीट हो रहे थे। इनमें कुछ शब्दों जैसे पैटर्न दिख रहे थे, लेकिन ये किसी भाषा से मेल नहीं खा रहे थे। इन संकेतों में कुछ ऐसी तरंगें थी जो कृत्रिम लग रही थी, मतलब यह किसी प्राकृतिक स्रोत से नहीं आए थे। यानी कि
अगर यह संकेत किसी एलियन सभ्यता ने भेजे हैं तो वे खुद को खोजने क्यों दे रहे हैं? यह सवाल पूरे वैज्ञानिक टीम को उलझन में डाल रहा था और इसलिए वैज्ञानिकों ने फैसला किया कि जब तक इंटरस्टेलर अर्थ उस ग्रह तक न पहुंच जाए तब तक कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। पर सवाल यह भी था कि अगर वे हमें देख रहे हैं तो क्या वे पहले ही जान चुके होंगे कि हम आ रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ इन सारे विश्लेषणों के बीच अब इंटरस्टेलर अर्थ अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा था। लॉन्ग रेंज स्कैनर को ऑन करो, गुरुत्वाकर्षण स्टेबलाइजर भी तैयार है, हम लैंडिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इंटरस्टेलर अर्थ अब अपने लक्ष्य के करीब था। लाखों किलोमीटर का सफर तय करने के बाद टीम उस ग्रह को खुद अपनी आंखों से देखने वाली थी जिसका संकेत पृथ्वी को मिला था और इसलिए जैसे ही यह ग्रह नजदीक आया सबकी सांसें थम गई। जब मिशन कमांडर आर्यन ने इस ग्रह को पहली बार देखा तो उनके मुंह से बस ये ही शब्द सबसे पहले निकले, यह तो हमारी पृथ्वी जैसा ही दिख रहा है। सारे क्रू मेंबर्स के लिए यह एक बहुत बड़ा सरप्राइज था क्योंकि आज तक वैज्ञानिक किसी सौर मंडल में सुपर अर्थ नहीं ढूंढ पाए थे और इसलिए यह उनके सपने के सच होने जैसा था। वैज्ञानिकों के सामने साक्षात एक वैकल्पिक पृथ्वी खड़ी थी। हालांकि इस ग्रह का तारा सूर्य से ज्यादा बड़ा और चमकदार था। यह किसी मिड सीक्वेंस ब्लू स्टार जैसा था, जिसका मतलब था कि यह हमारे सूर्य से ज्यादा गर्म और ज्यादा शक्तिशाली था। लेकिन फिर भी क्योंकि यह एलियन अर्थ गोल्डीलॉक्स जोन में था, इसलिए यहाँ पर हमारी अर्थ की तरह ही पानी तरल रूप में रह सकता था और जीवन पनप सकता था। पर अगर यहाँ जीवन है तो वह कैसी स्थिति में होगा, यह देखना काफी दिलचस्प होने वाला था। जैसे ही टीम ने ग्रह की सतह पर उतरने की तैयारी की, उन्हें मिलने वाले रेडियो सिग्नल्स और भी तेज होने लगे, जिससे यह तो कंफर्म हो गया कि वो इस विशाल इंटरस्टेलर स्पेस में सही जगह पर पहुंचे हैं। कैप्टन, हमें जीवन के संकेत मिल रहे हैं, यहां इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है। जैसे ही लैंडिंग हुई, वैज्ञानिकों ने देखा यहाँ की सभ्यता बिल्कुल इंसानों जैसी थी, लेकिन वे तकनीकी रूप से पिछड़े थे। कोई अंतरिक्ष यान, कोई सैटेलाइट नहीं, बस मध्यम स्तर की तकनीकें थी यहाँ पे। और इससे भी बड़ी बात यह थी कि वे खतरे में थे और शायद विलुप्त होने के कागार पर भी। पर क्यों, इसका पता लगाना भी बाकी था। वहां जैसे ही स्पेसशिप लैंड हुआ, एलियन ह्यूमंस की वह लाखों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हालांकि वो हमारे लोगों से हाइट में औसतन छोटे थे और उनके नाक और कान भी हमसे थोड़ा लंबे थे, शायद इस ग्रह की अधिक ग्रेविटी की वजह से। जब क्रू मेंबर्स स्पेसशिप से बाहर आने लगे तो वो वहां के लोगों का भव्य स्वागत देखकर उन्हें यह तो एहसास हो गया कि उन्होंने यह मिशन को अंजाम देकर कोई गलती नहीं की थी। निश्चित ही ये एलियन सभ्यता हमारे ह्यूमन काइंड के लिए खतरनाक नहीं थी, बल्कि ये शायद मदद की उम्मीद में हमारी ही आस लगाए बैठी थी। पर आखिर इनके साथ बात हो तो कैसे? इनकी भाषा और हमारी भाषा बिल्कुल अलग थी। पर उन एलियन ह्यूमंस ने भी कुछ जुगाड़ पहले से ही कर रखे थे और इसलिए ह्यूमन क्रूज से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने अपने अंदाज में अभिवादन करते हुए कुछ तस्वीरें दिखाकर अपनी समस्या क्रू मेंबर्स तक पहुंचाने की कोशिश करी। और वे तस्वीरें जो दिखा रहे थे वो देख क्रू मेंबर्स को बहुत बड़ा झटका लगा। दरअसल इन एलियंस ह्यूमंस को वहां के समुद्र के विशाल जीव नष्ट कर रहे थे। वहां पिछले कुछ दशक से लगातार समुद्र से विशालकाय जीव निकलते और शहरों को तबाह कर देते। हर कुछ महीनों में इनका हमला होता और यह एलियन सभ्यता बेबस थी। यही कारण था कि उन्होंने अंतरिक्ष में सिग्नल भेजे। दरअसल वे इतनी विकसित सभ्यता नहीं थे कि खुद पर इन जीवों से लड़ पाते। उन्होंने अपनी सीमित तकनीक से अंतरिक्ष में संदेश भेजा, यह उम्मीद करते हुए कि कोई उन्नत सभ्यता उनकी मदद के लिए आएगी।
और अब चूंकि ह्यूमंस यहां आ चुके थे तो अब उनके सामने दो रास्ते थे, पीछे हट जाना और उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना, या फिर उनकी मदद करना। लेकिन इनकी मदद का मतलब होता एक इंटरस्टेलर युद्ध। हालांकि बिना कोई दो राय बनाए इंसानों ने इस सिविलाइजेशन की मदद करने का फैसला किया, जो कि आसान कहीं से भी नहीं होने वाला था। यह सिर्फ बचाव अभियान जैसा नहीं था, यह एक पूर्ण युद्ध की तैयारी थी। इन खूंखार और विशाल का इंटरस्टेलर जायंट से लड़ने के लिए हथियार बनाने की जरूरत थी जो इन समुद्री दैत्यों को रोक सके। उसके बाद इस एलियन सभ्यता को लड़ाई के लिए तैयार करना था और एक रणनीति बनानी थी, क्योंकि ये जीव बहुत अधिक शक्तिशाली थे, जो कि निश्चित ही चंद दिनों या चंद हफ्तों में होना संभव नहीं था। दोस्तों, इस ग्रह पर इंसानों की मौजूदगी ने सब कुछ बदल दिया था। हम यहां मदद करने आए थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि हमने एक नई जंग की शुरुआत कर दी है। एलियन सभ्यता को बचाने के लिए हमने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। हथियार बनाए जा रहे थे, रणनीतियां तैयार हो रही थी और पहली बार यह सभ्यता हमारी मदद से लड़ने के लिए तैयार हो रही थी। लेकिन इसके साथ ही मन में यह एक सवाल भी क्रू मेंबर्स के घूम रहा था कि क्या यह सही फैसला था, क्योंकि हो सकता था कि इस एलियन ह्यूमंस ने कुछ ऐसा किया हो जिससे समुद्र जीव इस प्रकार हावी हो रहे हों। और क्या ये समुद्री दैत्य सिर्फ जंगली जीव थे या वे भी कुछ कहना चाहते थे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर इस ग्रह से सिग्नल बाहर गए तो क्या कोई और भी इसे सुन रहा था, और क्या वो भी इस ग्रह पर पहुंचने वाला था? क्योंकि अगर ऐसा था तो वो हो सकता है कि उसमें उन समुद्री जीव की साइड लेकर युद्ध में शामिल होते और यह इस ग्रह पर एक विश्व युद्ध जैसा विकराल रूप ले लेता। और उन सब सवालों के बीच अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। अचानक से एक क्रू मेंबर्स ने दूर से एक और सिग्नल को आते हुए ट्रेस किया, यानी कि हम यहां अकेले नहीं पहुंचे थे, यहां कोई और भी आ रहा था और उनकी गति हमसे 3 गुना ज्यादा थी, जिसका मतलब था कि वो हमसे ज्यादा एडवांस और यह एक इंटरस्टेलर वार छिड़ने का संकेत था।